हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीओ कोटा एग्ज़ाम। बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है 2025 एग्ज़ाम। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास है जो प्रारंभिक काल से 1956 तक। कब तक है? प्रारंभिक काल से 1956 तक है। और पेपर कोड एग्ज़ाम का HA02 पेपर कोड है HA02। राजस्थान हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसमें पहला क्वेश्चन है, ताजुल मुसारिर। ताजुल मुसारिर का लेखक कौन था? ताज उल मसीर का लेखक कौन था? तो तेरे ताज उल मसीर के लेखक सदुद्दीन हसन निजाम थे। सदुद्दीन हसन निजाम थे, जिन्हें हसन निजामी के नाम से भी जाना जाता है। वे एक फ्रांसीसी कवि इतिहासकार थे जिन्होंने 1992 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को दर्ज किया। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुचलियम माला के लेखक का नाम बताइए। जैन ग्रंथ के कुचल्य माला के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर है जैन ग्रंथ कोयलिया, कुचलिनी कोयलिया माला के लेखक उदयंत सूरी हैं, जिन्होंने यह ग्रंथ 779 ईस्वी में जबलपुरा वर्तमान में जालौर राजस्थान में लिखा था। जैन ग्रंथ कवलिया माला के लेखक उदयंत सूरी हैं। यह वर्तमान में कहाँ पर है? जबलपुरा, वर्तमान जालौर राजस्थान में स्थित है। अलग इसने पुरातात्विक स्थल अहाड़ के उत्खनन कर्ताओं के नाम लिखिए। पुरातात्विक स्थल अहाड़ के उत्खनन कर्ताओं के नाम बताइए कौन कौन है। तो पुरातात्विक स्थल अहाड़ के उत्खनन कर्ता में अक्षय कीर्ति व्यास जो 1953 है, रतन चंद्र अग्रवाल 1956 और HD सांकलिया 1961 से 62 प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? तो उत्तर है कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कार्य 1950 से 53 में भारतीय पुरातात्विक अलमानंद घोष ने किया। किसने? अलमानंद घोष ने, जिसके बाद बीबी लाल और BK थापा ने 1961 ने विस्तृत उत्खनन किया। अलमानंद घोष ने स्वतंत्रता के बाद इस स्थल की हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से के रूप में पहचान की। इसका प्रारंभिक उत्खनन का नेतृत्व किया। उनके काम की अग्नि वेदियाँ अनंत शहरी नियोजन के परिणाम मिले, जिसे इस स्थल की परिष्कृत जीवनी शैली की जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास कौन था? तो उत्तर है दुर्गादास मुख्य रूप से दो प्रसिद्ध हस्तियां थी। एक थे वीर दुर्गादास राठौर और एक मारवाड़ के महान राजपूत जनरल और राजनेता, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष कर मारवाड़ को मुगल शासकों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे थे दुर्गादास बसु, जो कि प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, संस्थापक और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिन्होंने कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम किया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित बेराट नामक स्थान से मेल खाती है। बेराट नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दो किसान आंदोलन के नाम लिखिए। राजस्थान के दो किसान आंदोलन के नाम लिखिए। कौन कौन से आंदोलन है? तो राजस्थान के दो प्रमुख किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 के बीच हुआ, और बिग्गू किसान आंदोलन जो 1921 से 1923 तक
हैं जो भारी लगान और बेगार प्रथा के विरोध हुए। यह विस्तार से किसान आंदोलन बिजोलिया। किसान आंदोलन, यह आंदोलन मेवाड़ राज्य के बिजोलिया जागीर में अधिक भू राजस्व वसूली के विरोध शुरू किया। अर्थ है कि जमीन के लिए कर वसूली करते थे, भू राजस्व। यह एक लंबा व्यापक आंदोलन था जो 1897 में शुरू हुआ और 1941 में समाप्त हुआ। अगले बेंगो किसान आंदोलन। यह आंदोलन 1921 में चित्तौड़गढ़ में बेगार प्रथा के विरोध शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान रूपाजी धाकड़ और करपा धाकड़ शहीद हुए। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आगे खंड 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास की जानकारी के साहित्य स्रोत की विवेचना कीजिए। तो उत्तर राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य स्रोतों में संस्कृत, प्राकृत और अब्रश भाषा में रचित ग्रंथ, जैन बौद्ध साहित्य और राजनीति राजस्थानी है। बौद्ध साहित्य तथा राजस्थानी भाषा में इस रचित लोकगीत, रास, रासो, पद्यमीय शामिल हैं। यह साहित्य रचनाएं तत्कालीन समाज, संस्कृति, धर्म, शासकों और घटकों का विवरण देती हैं जो राजस्थान के ऐतिहासिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार, जिसमें संस्कृत और प्राकृत साहित्य, बौद्ध और जैन विद्वानों के ग्रंथों से राजस्थान के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे 779 ईस्वी में उदयंत सूरी द्वारा लिखित कुवियन माला प्राकृत और अब्रश में है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत शास्त्र की पुस्तक संगीत राज भी एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत हैं। राजस्थानी साहित्य, रास और रासो साहित्य, यह 11वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए जैन कवियों के रास और राजस्थानी भाषा के राष्ट्र साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जो घटना, वीर गाथा और सांस्कृतिक मूल्य का वर्णन करता है। जिसमें लोकगीत और लोक कथाएं, इसमें राजस्थान की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का विवरण मिलता है जो ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। पांडुलिपियाँ और बहिया, कामठाना बही, इमारत और किलेबंदी की जानकारी और खरीदता बही, पत्राचार का विवरण जैसे ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तत्कालीन जीवन और व्यवस्था की जानकारी देती हैं। अन्य ग्रंथ, तारीख है राजस्थान, यह 1794 में लेखक कालीराम कायस्थ द्वारा फारिस में लिखा गया है। यह ग्रंथ राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालता है, जिसमें कर्नल जेम्स टॉर्न के आने से पहले ही राजस्थान इतिहास का उल्लेख मिला। राजस्थान राज्य याचिका, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार जो 16वीं से 20वीं शताब्दी तक प्रासंगिक सामाजिक सांस्कृतिक विवरणों को संग्रहित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साहित्य स्रोतों का महत्व, साहित्य स्रोतों तत्कालीन जीवन, कला, संस्कृति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक घटनाओं की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास को समझना और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ किले के विषय में आप क्या जानते हैं? चित्तौड़ का किला राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े किले में से एक है। 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा बनाया गया है और 2013 में इसके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह किला मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी रहा है। राजपूत वीरता, त्याग, बलिदान का प्रतीक है, जिसमें 113 मंदिर हैं और कई ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। जिसमें स्थान है, यह राजस्थान के चित्तौड़ शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा कराया गया है। विश्व धरोहर में कब शामिल किया? 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। इतिहास यह लगभग 8वीं शताब्दी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। राजपूतों के साहस और बलिदान की कहानी समेटे हुए हैं।
संरचना यह किला 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसमें 113 मंदिर और कई पानी के कुंड और अन्य ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। और इसका प्रतीक है, यह राजपूत वीरता, गौरव और त्याग का प्रतीक है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, विभिन्न मंदिर। किले के अंदर कई मंदिर मौजूद हैं। जौहर कुंड, रानी पद्मिनी और उनकी दास ने जौहर किया, इसका स्थान आज भी मौजूद है। कीर्तियाँ, किले से जुड़ी वीरता, बलिदान की अनेक कीर्तियाँ हैं, जैसे कि रानी की पद्मिनी का जौहर। आगे गोविंदगिरी पर एक लेख, अगले सुना है गोविंदगिरी पर एक लेख। उत्तर है गोविंदगिरी पर लेख है। गोविंदगिरी 1858 और से 1931 ईस्वी आधुनिक भारत के आदिवासी समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा धार्मिक नेता थे। वे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज में सामाजिक जागृति और स्वतंत्रता चेतना के प्रमुख अग्रदूत माने जाते हैं। गोविंदगिरी का जन्म धुले, महाराष्ट्र जिले के बांसदा क्षेत्र में एक सामान्य परिवार में हुआ। प्रारंभ में वे धार्मिक प्रवृत्ति थे, संतों के संपर्क में आकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने आदिवासी समाज को नशा खोरी, अंधविश्वास, कुरीतियों और शोषण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। गोविंदगिरी ने आदिवासियों में सत्य, संयम, श्रम और आत्मसम्मान का संदेश दिया। वे सभा नामक संगठन के माध्यम से आदिवासियों को संगठित करते रहे। गोविंदगिरी ने आदिवासी समाज को यह समझाया कि वे केवल मेहनत कश नहीं हैं, बल्कि इस देश के वास्तविक मालिक थे। उन्होंने शोषणकारी जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरोध आवाज़ उठाई। 1913 ईस्वी में बांसवाड़ा के मंगलगढ़ पहाड़ी पर गोविंदगिरी और उनके अनुयायी ने आंदोलन किया। अंग्रेजी सेना और रियासत की संयुक्त फौज ने वहां आदिवासियों पर गोलियां चलाई, जिसे इतिहास में मानगढ़ नरसार कहा जाता है। इसमें 1000 भील और आदिवासी शहीद हुए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व घटित हुई, परंतु इसके उतनी प्रसिद्ध नहीं मिली। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया गया, किंतु उनकी विचारधारा आदिवासी जन्म मानस में गहराई तक बैठ गई। उनके अनुयायी उन्हें गुरु गोविंद और गोविंदगिरी महाराज कहकर श्रद्धा से स्मरण करते हैं। निष्कर्ष है, गोविंदगिरी केवल धार्मिक नेता ही नहीं, बल्कि आदिवासी चेतना के वाहक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक थे। उन्होंने सामाजिक सुधार, आत्मसम्मान का मार्ग दिखाकर आदिवासी समाज को नई पहचान दिलाई। मानगढ़ पहाड़ी आज भी आदिवासी शौर्य और बलिदान का प्रतीक मानी जाती हैं। राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया में मलय संघ का महत्व बताइए। राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया में मत्स्य संघ का महत्व यह है कि यह एक एकीकृत राजस्थान के निर्माण का पहला चरण था, जिसने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत को एक साथ लाकर एक नई राजनीतिक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया। इसका उद्देश्य समीपवर्ती राज्यों के बड़े स्थान संघ में विलय से पहले एकजुट करना, उनके प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था। मत्स्य संघ का महत्व एकीकरण का पहला कदम है। मत्स्य संघ का गठन राजस्थान के विभिन्न रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण था, जिसे आगे चलकर राजस्थान का राज्य बना। प्रशासनिक दृष्टिकरण, इस चरण में समीपवर्ती रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई, जिससे उनके प्रशासन को व्यवस्थित और सख्त बनाया गया। बड़े राजस्थान में विलय मार्ग, मत्स्य संघ को पहले एक स्वतंत्र संघ के रूप में स्थापित किया गया, बाद में इसे वृहत राजस्थान में मिला दिया गया, जिससे राजस्थान के समग्र एकीकरण में मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक आधार, इन रियासतों की आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भर नहीं थी, इसलिए इन्हें मिलाकर एक बड़े संघ का निर्माण किया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ऐतिहासिक संदर्भ, इस क्षेत्र का नाम महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए केएम मुंशी के प्रस्ताव पर इस नए संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया।
संक्षेप में है, मत्स्य संघ छोटे राज्यों के एकीकरण करने एक बड़ी राजनीतिक इकाई बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंत संपूर्ण राजस्थान के निर्माण का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नियोजन और ज्योतिष के क्षेत्र में जयपुर के शहीद जयसिंह की उपलब्धि का प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, शहीद जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष में जंतर मंत्र वेधशाला की स्थापना की, नक्षत्रों की गति की गणना के लिए शुद्ध सारणी बनाई। जयसिंह कारिका ग्रंथ की रचना की, जिससे पंचांग शुद्ध हुए। नगर नियोजन में उन्होंने 1727 में भारत के पहले नियोजन शहर जयपुर की नींव रखी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह के अनुसार सुव्यवस्थित लेआउट और अनूठी वस्तु कला के साथ बनाया गया। नगर नियोजन में उपलब्धियाँ, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? शहीद जयसिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की, जो भारत का पहला नियोजन शहर था। कब स्थापना की? 1727 में शहीद जयसिंह ने। वास्तुशास्त्र आधारित योजना, वास्तुशास्त्र पर आधारित योजना। उन्होंने आधुनिक शहरी नियोजन के सिद्धांत को अपनाया और शहर को भारतीय वास्तुकला के वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन किया। सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर का निर्माण, यह सुव्यवस्थित लेआउट जिसमें महल, किले और चौड़ी सड़क शामिल हैं के साथ किया, जिससे उसकी सुरक्षा संरचना सुनिश्चित हुई। जल प्रबंधन में सुधार। उन्होंने राज्य में जल प्रबंधन प्रणालियाँ में बेहतर बनाने के लिए जलाशयों और नहरों का निर्माण किया, जिससे कृषि और दैनिक उपयोग के लिए पानी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई। ज्योतिष एवं गणित उपलब्धियाँ, जंतर मंत्र वेधशालाएँ। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी 5 खगोलीय वेधशाला बनाई, जिन्हें जंतर मंत्र नाम से जाना जाता है। खगोलीय उपकरण का निर्माण। इन वेधशाला में खगोलीय उपकरण का निर्माण किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र भी शामिल है। शुद्ध सारणी और ग्रंथ। उन्होंने नक्षत्रों की गति की गणना के लिए ये एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया और जयसिंह कारिका का नामक ग्रंथ लिखा। पंचांग का शुद्धिकरण। उन्होंने ग्रहणों की सही भविष्यवाणी करने के लिए, तिथियों की सही पहचान के लिए पंचांग को शुद्ध करने का कार्य किया गया। गणित में प्रगति। उन्होंने त्रिकोणीय मिति और ग्रहण गणना में महत्वपूर्ण प्रगति के और एक क्षेत्र में कई रचनाएं लिखी। राजस्थान में सूफी मत का प्रकाश डालिए। उत्तर राजस्थान में सूफीवाद का प्रमुख केंद्र अजमेर है, जहाँ ख्वाजा मुस्लिद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सूफी संतों ने जात पात के ऊपर उठकर प्रेम, मानवता का संदेश दिया तथा स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाकर लोगों को आकर्षित किया। कव्वाली, संगीत, जियारत, तीर्थ यात्रा सूफी परंपरा का प्रमुख तत्व हैं, जो अमीर खुसरो ने सूफी संगीत को लोकप्रिय बनाया। प्रमुख सूफी संत संप्रदाय। ख्वाजा मुस्लिद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में अजमेर आए और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इनकी दरगाह आज भी सूफी तीर्थ स्थल हैं। अन्य संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी और बाबा फरीद जैसे उनके शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अन्य संप्रदाय भारत में कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी जैसे संप्रदाय प्रमुख थे, जो ईश्वर के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर देते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, जिसमें है एकता का प्रतीक। अजमेर की चिश्ती दरगाह में हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र बनाए गए, जहाँ सभी धर्म लोग आते हैं। मानवता का संदेश। सूफी संतों के जात पात और भाषा के ऊपर उठकर आपसी प्रेम, भाईचारा, नैतिकता का उपदेश दिया। सांस्कृतिक योगदान। उन्होंने कव्वाली, संगीत और साहित्य के माध्यम से सूफी आदर्शों को फैलाया। अमीर खुसरो जैसे संतों ने इस परंपरा को भारतीय संस्कृति में गहराई से स्थापित किया गया।
राजस्थान में सूफीवाद की विशेषता। तो स्थानीय परिवेश से जुड़ाव। सूफी संतों ने राजस्थानी परिवेश को समझा और स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाकर सूफीवाद और प्रभावशाली बनाया। धार्मिक बहुवाद को बढ़ावा। उन्होंने सही गुणता और सादगी पर जोर दिया। समुदाय में नफरत को दूर करने का प्रयास किया। संगीत और साहित्य का महत्व। सूफी संगीत जैसे कव्वाली कहा जाता है एक महत्व परंपरा है जो संगीत सूफी आदर्शों के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण विवेचना कीजिए। तो उत्तर, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कई कारण थे जिनमें शामिल थे राजनीतिक कारण जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सामाजिक धार्मिक कारण जैसे ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा आदि पर रोक, आर्थिक कारण जैसे ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक कर व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण और सैन्य कारण जैसे भारतीय सैनिकों का भेदभाव, गाय सूअर चर्बी वाले कारतूसों का विरोध। इन कारणों से मिलकर राजस्थान में असंतोष पैदा किया गया जो 1857 की क्रांति का आधार बना। राजनीतिक कारण क्या क्या हुए? हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने नई रियासतों को हड़प लिया जिससे स्थानीय शासकों में असंतोष बढ़ा। और सभ्यता पर अकोश। अंग्रेजों ने राजपूता की रियासत पर सभ्यता को कम कर दिया जिससे राजपूत शासक ब्रिटिश सत्ता का विरोध हो गए। ब्रिटिश विरोधी भावना। 1857 की संधियों के बाद राजस्थान की रियासत के शासक अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे लेकिन जनता के ब्रिटिश शासक के प्रति तीव्र असंतोष और विरोध की भावना पनप रही थी। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है? धार्मिक हद से ब्रिटिशों के ईसाई धर्म के प्रचार और भारतीय परंपरा को कमजोर करने की कोशिश की जिससे धार्मिक भावना आहत हुई। सामाजिक सुधारों का विशेष विद्रोह। सामाजिक सुधारों का विद्रोह। सती प्रथा और बाल विवाह पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक सुधारों का भारतीय समाज के विदेशी हस्तक्षेप में रूप में देखा जिससे ब्रिटिश विद्रोह हो गए। नस्लीय भेदभाव। भारतीयों को यूरोपीय लोगों से दूर रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है जिससे भारतीय में नस्लीय भेदभाव का भाव बढ़ा। आर्थिक कारण क्या है? शोषणकारी कर व्यवस्था। ब्रिटिशों की भारी व्यवस्था के किसानों और व्यापारियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। भूमि अधिग्रहण। ब्रिटिश शासन के तहत किसानों की भूमि को छीनकर नए कर नियमों के तहत अधिग्रहित कर दिया गया जिससे किसानों में असंतोष फैला। अगला क्वेश्चन है, हमारे अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। हमारे अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो हमारे अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु शिक्षा के विस्तार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कानूनी सुधार जैसे तलाक को कानूनी दर्जा, बालिका को शिशु वध पर रोक, आर्थिक शक्तिकरण के प्रयासों पर जोर दिया गया। औपनिवेशिक काल में भी महिला मिशनरी स्कूलों की स्थापना हुई और वुड डिस्पेच जैसी नीतियों ने महिला शिक्षा की प्राथमिकता दी जिसके अंतरिक्त सामाजिक सुधारक के बाल विधवाओं की सहायता और महिला के उत्थान के लिए संस्थानों की स्थापना की। प्रमुख प्रयास सुधार। शिक्षा का प्रसार। औपनिवेशिक काल में महिला मिशनरी स्कूल ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना की। महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। वुड डिस्पेच। 1854 में महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और प्राथमिकता माध्यमिक विद्यालय को महिला की शिक्षा की नियुक्ति को बढ़ावा दिया। आज भी लड़कियों की शिक्षा बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, मुक्त शिक्षा जैसे पहल जारी हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार।
सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए महिला का और शिक्षा सख्त बनाया गया। और पीड़िता रमाबाई और जैसे सामाजिक सुधारक के बाल विधवाओं के लिए आर्य महिला समाज 1881 के शारदा सदन की स्थापना की, जिससे उन्हें आश्रय और शिक्षा मिली। कानूनी सुधार, लड़की की मर्जी के बगैर होने वाली शादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए गए। तलाक को कानूनी दर्जा दिया गया। कन्या शिशुवध को ब्रिटिश प्रदेशों में हत्या का अपराध घोषित किया गया। आर्थिक शक्तिकरण, महिला को अपनी मर्जी से किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग लेने की स्वतंत्रता दी गई। श्री महिला गृह उद्योग के लज्जित पापड़ जैसे महिला व्यापारिक सफलता की कहानी ने ग्रामीण महिला को आर्थिक रूप से सशक्त किया। सरकार ने डेयरी उत्पादन, वन आधारित लघु स्तरीय उद्यमों और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार और आय उत्पन्न करने के वाली इकाइयों को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष क्या है? हमारे अध्ययन काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा के साथ साथ कानूनी और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। शिक्षा के महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मदद की, जबकि कानूनी सुधारों के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित किया, उन्हें घरेलू और सामाजिक जीवन में सशक्त बनाया। अगला खंड है से। इसमें पेपर में 3 खंड आते हैं, ए और बे और से। ए में छोटे क्वेश्चन आते हैं, बे में थोड़ा बड़े क्वेश्चन, से में दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आते हैं, लंबे क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा संस्कृति को मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। कालीबंगा संस्कृति की मुख्य विशेषता उनकी योजनाबद्ध नगर रचना, अग्निवेदियाँ, जुते हुए खेत, तांबे से निर्मित चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और उनके मन के बनाए की कला तथा शंख तथा तांबे के मनकों जैसे आभूषणों के प्रयोग भी शामिल हैं। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसका विकास गगन नदी घाटी में हुआ था। प्रमुख विशेषताएं, नगर रचना, कालीबंगा एक छोटा लेकिन सुयोजित शहर था जिसे एक गढ़ किलेबंद क्षेत्र था। जुतवे खेल, कालीबंगा से बाहर से सिर्फ पुराने जुतवे खेतों के अवशेष मिले जहाँ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पन्ना है। अग्निवेदियाँ, कालीबंगा से कई अग्निवेदी प्राप्त हुई जो तत्कालिक धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक मान्यता की ओर संकेत करते हैं। वास्तुकला, ये एक भवन कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। आभूषण और कलाकृतियाँ, यहाँ से तांबे से बनी चूड़ियाँ, मिट्टी के मन के शंख, कननियाँ, पत्थर के मनके और मिट्टी के खिलौने, गाड़ियों के पहिए मिलते थे। पक्की ईंटे के बर्तन, यहाँ पैदेदार और संकरे मुंह वाले घड़े, साधारण तिस्तियाँ और कुछ बर्तनों पर काले रंग के हुए ज्यामितीय चित्र मिलते हैं। प्रागैतिक और शिल्प, यहाँ पाषाण उपकरण, चट प्लेट उद्योग और मिट्टी के बर्तन है, मनके बनाने जैसे शिल्प कौशल उत्कृष्ट उदाहरण मिले। सांस्कृतिक महत्व, कालीबंगा के अवशेषों से यहाँ निवासियों के दैनिक जीवन, उनके शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्तियों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर, राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में विदेश मूल सिद्धांत, जिसमें शंकों हुणों जैसे विदेशियों के संबंध बताया गया। भारतीय क्षेत्रीय मूल सिद्धांत, जो उन वैदिक क्षेत्रियों का वंश मानता था। अग्निकुल सिद्धांत, जो आबू पर्वत पर यज्ञ से उनकी उत्पत्ति बताता है। और मिश्रित मूल सिद्धांत शामिल हैं और उन तत्वों के मिश्रण का स्वीकार करता है। इस सिद्धांतों को आलोचनात्मक परीक्षण करने का पता चलता है। अग्निकुल और विदेश मूल सिद्धांत ऐतिहासिक साक्ष्य को पूरी तरह समर्थित नहीं है।
जबकि क्षेत्रीय और मिश्रित मूल सिद्धांत अधिक तर्कसंगत हैं और खासकर विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक समूह को राजपूत के रूप में संगठित होने की प्रक्रिया ध्यान रखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। विदेश मूल सिद्धांत समर्थक है कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर V.S. स्मिथ, विलियम कुकर्स जैसे इतिहासकार। मुख्य तरह के राजपूतों की उत्पत्ति संको, कुषाणों और हुणों जैसे विदेशी जातियों से हुई, क्योंकि ये लोग अग्नि की पूजा करते थे और संको और हुणों की प्रचलित थी, इसलिए उनके विदेश मूल अनुमान लगाया गया। भारतीय क्षेत्रीय मूल सिद्धांत समर्थक भारतीय विद्वान हैं और तर्क हैं। राजपूत वैदिक आर्यों के क्षत्रिय वंश से जुड़े हैं। उनकी उत्पत्ति भारतीय मूल की है। उन्होंने सूर्यवंश, चंद्रवंशी जैसे वंशों को भी इससे जोड़ा। अग्निकुल सिद्धांत मुख्य तरह यह सिद्धांत बताता है कि चौहान, सोलंकी, परमार, प्रत्यार जैसे राजपूतों वंश आबू पर्वत पर एक अग्निकुल उत्पन्न हुए थे। आलोचना यह सिद्धांत पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से इसे साबित नहीं किया जा सकता। मिश्रित मूल सिद्धांत डॉक्टर D.P. चटर्जी। मुख्य तर्क है राजपूता का मूल भारतीय सिद्धांत विदेशी राजपूता का मूल भारतीय और विदेशी दोनों तत्वों का मिश्रण है। इसमें कुछ लोग आर्य के वंश थे जबकि अन्य विदेशी जातियों के हुणों और संकों के संबंधित थे। आलोचनात्मक परीक्षण अग्निकुल सिद्धांत इसका आधार पौराणिक कथाएं हैं और इसे विशुद्ध रूप से एक काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है, जिसे ऐतिहासिक कारों ने स्वीकार नहीं किया। विदेश मूल सिद्धांत जबकि राजपूतों के विदेशियों के साथ संबंध होने की संभावना है, विशेष रूप से हुणों के साथ, यह सिद्धांत के अनुसार उन्हें पूरी तरह से विदेशी मान्यता एक सरलीकरण है। भारतीय क्षेत्रीय और मिश्रित मूल सिद्धांत यह सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति को अधिक समग्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्षत्रियों के रूप में उनका पारंपरिक क्षेत्रीय वर्ग से जुड़ाव और विभिन्न सामाजिक विदेशी समूह के विलय के माध्यम से एक जटिल और विविध राजपूत पहचान का निर्माण अधिक कथावादी लगता है। संक्षेप में राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया माना जाना चाहिए जिसमें स्थानीय और विदेशी प्रभाव दोनों थे। मिश्रित मूल सिद्धांत उन विभिन्न पहलों का सबसे अच्छी तरह समझाता है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के राय सिंह द्वारा मुगल दरबार के प्रति कई सेवा का वर्णन कीजिए। बीकानेर के राय सिंह द्वारा मुगल दरबार के प्रति की गई सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बीकानेर के राजा राय सिंह के मुगल दरबार में सम्राट अकबर और जहांगीर के प्रति निष्ठावान रहकर कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए जिनके गुजरात, मालवा और सवाना पर विजय प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने कई प्रांतों में गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। 4000 से 5000 तक मनसबे का प्राप्त किया जो मुगल सेवा में उनकी वफादारी और योगदान पर नाम था। अकबर के अधीन सेवाएं सैन्य अभियान राय सिंह ने अकबर के आदेश पर गुजरात और मालवा के सैन्य अभियानों में भाग लिया। उन्होंने 1574 में सेवाना गढ़ को जीतने के लिए अभियान चलाया। प्रशासनिक पद 1572 में अकबर ने उन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वे कई प्रांतों के गवर्नर भी रहे जिसमें बुरहानपुर और लाहौर के सूबेदार शामिल थे। मनसबदारी और उपाधि अकबर के राय सिंह को राय की उपाधि प्रदान की और 4000 मनसब दिए। मुगल साम्राज्य में उनकी सेवा और निष्ठा का सम्मान था। जहांगीर और अधीन सेवाएं जहांगीर के प्रति वफादारी राय सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर शासनकाल में भी अपनी सेवाएं जारी रखी। मनसबदारी में वृद्धि जहांगीर ने उन्हें 5000 मनसब प्रदान किया और साम्राज्य के प्रति उनकी निरंतर वफादारी का संकेत दिया। बीकानेर के विकास में योगदान मुगल दरबार में अपनी सेवा के साथ साथ राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किला का निर्माण कराया जो मध्यकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और संक्षेप में राय सिंह
राय सिंह ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और सैन्य कौशल दिखाकर सम्राटों का विश्वास प्राप्त किया और बीकानेर के शासक के रूप में राज्य के विकास में योगदान दिया। अगला है मेवाड़ का प्रजामंडल की गतिविधि का परीक्षण। उत्तर मेवाड़ प्रजामंडल गतिविधि का जन जागृति फैलाना, नागरिक अधिकारों के संघर्ष, रचनात्मक कार्यक्रम जैसे स्कूल स्थापना, खादी का उपयोग और सरकार के दमन के विरुद्ध सत्याग्रह करना शामिल थे। माणिक्य लाल वर्मा ने नेतृत्व में प्रजामंडल के बुजोली किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर 1938 में अपनी स्थापना की। हालांकि राज्य द्वारा प्रजामंडल में अवैध घोषित करने और नेताओं की गिरफ्तार के बावजूद प्रजामंडल ने जनसेवा और संवैधानिक सुधार की मांग के माध्यम से गतिविधि को जारी रखा, जो अंत 1948 में विधानसभा चुनाव में मेवाड़ के राजस्थान संघ विलय हुआ। प्रमुख गतिविधियां, जन जागृति संगठन। मेवाड़ प्रजामंडल का मुख्य लक्ष्य राज्य की प्रथा, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था, जिसमें लोगों को संगठित कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना शामिल था। रचनात्मक कार्यक्रम। आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम अपनी विरासत लागू किया। इसमें शामिल थे शिक्षा का प्रसार। प्रजामंडल में स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा को बढ़ावा दिया। खादी और कुटीर उद्योग, खादी के उपयोग प्रोत्साहित किया गया। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार, शस्त्र प्रथा, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया। अधिकारों की मांग। प्रजामंडल की मांग मुख्य रूप से लोकतांत्रिक अधिकार की स्थापना की, जिससे प्रजा की आवाज़ सुनी जा सकती है। सत्याग्रह से जनसेवा। जब राज्य में प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया तो नेताओं की गिरफ्तार किया, तब प्रजामंडल ने सत्याग्रह जैसे शांतिपूर्ण विद्रोह प्रदर्शन किया। 1939 में मार्च में हुए सत्याग्रह आंदोलन को स्थापित करने के बाद प्रजामंडल ने अकाल रात कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका नेतृत्व भी राघवाचारी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों के साथ छोड़ो का नारा दिया, जिसे फिर गिरफ्तारी हुई। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यह पेपर कोड था HI02। इनकी पिछले क्लास भी जरूर देखें, जो हमने पीछे क्लास ली वो भी जरूर देखें। और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, एक बार जरूर क्लास देखें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्लास संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।